आज हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर गैनोथेरेपी। एंड गैनोथेरेपी के ऊपर काफी वीडियोस बने हैं, मैंने भी बनाया है इसके पहले। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव मेड गैनोथेरेपी के ऊपर वीडियोस, बट आज मैंने सोचा कि चलो दोबारा एक बार इसको बनाया जाए। इट विल बी हेल्पफुल और थोड़ा सा गैनोथेरेपी के बारे में डिस्कशन हो जाएगा। आप भी कुछ नया सीखोगे, जो मुझे नई इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी हम सेशन शुरू करते हैं और ये है गैनोथेरेपी। एंड हम इसको शेयर भी कर देता हूं मैं अपने पेज पे, सो दैट और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ओके, सो गैनोथेरेपी की अगर हम बात करें तो एक थेरेपी यानी एक साइंस है, एक मॉडल है ऑफ हीलिंग। यानी कोई भी चीज, जैसे बहुत सारे अलग थेरेपीज होती है, वैसे गैनोथेरेपी यानी थेरेपी का मतलब होता है कि एक साइंस ऑफ हीलिंग, हील करने का, बॉडी को हील करके बेहतर करने का एक सिस्टम है। और जो है गैनो यानी ये वर्ड आता है गैनोडर्मा से। और गैनोडर्मा जो है ये आज से काफी सालों पुराना हर्ब है ये। और इसके बारे में जो है आज डीएक्सएन एक कंपनी है जहां पर गैनोडर्मा को आज तकरीबन 28 साल होने आ रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ से ज्यादा इसके कंज्यूमर्स है और डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो गैनोथेरेपी के बारे में आज थोड़ी सी हम बात करेंगे ताकि इंफॉर्मेशन मिले और बहुत सारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि गैनोथेरेपी एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर टू अप्रोचेस ऑन हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। बहुत सारे लोगों को जो है ये बेसिक चीजें समझ नहीं आती है कि जब हम गैनोडर्मा की बात करते हैं तो गैनोडर्मा या गैनोथेरेपी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये मेडिसिन है और ये जो है दवाई है और बीमारियों पे काम करती है। ये बीमारी पे काम नहीं करती है, ये आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करती है। तो ये डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा हमको अगर समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है, ये जो थेरेपी है या अगर गैनोडर्मा किस तरीके से बॉडी को हील करती है, उसके लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहला जो अप्रोच है ये एक नेचुरल फूड कैटेगरी में आता है। और अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल सिस्टम से, जो मेडिसिन की कन्वेंशनल सिस्टम आता है उससे क्या डिफरेंस है, तो अप्रोच यहाँ पर क्या है। सबसे पहले जो है कन्वेंशनल हम देखेंगे सेगमेंटल यानी ये पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करता है या सिस्टम पे काम करता है या एक स्पेसिफिक सिम्टम पे काम करता है। सिम्टम वो चीज है कि अगर हमारी बॉडी अंदर से बिगड़ चुकी है तो बिगड़ने के बाद वो एक सिग्नल देना चालू करता है और उस सिग्नल के ऊपर कन्वेंशनल मेडिसिन काम करते हैं या मॉडर्न मेडिसिन काम करते हैं। तो यहाँ पर अप्रोच क्या है नेचुरल फूड का या गैनोथेरेपी अगर हम बात करें तो गैनोडर्मा प्लस डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट्स है वो सब कॉम्बाइन में हम उसको गैनोथेरेपी बोलते हैं, क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक का मतलब क्या है कि आपकी पूरी बॉडी, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, ये पूरी आपकी बॉडी है। तो ये पूरी बॉडी को एक साथ बेहतर बनाने का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही जबरदस्त, एक ऊपर वाले ने एक ऐसा आप समझ लीजिए कि करिश्मा है जो बनाया है और ह्यूमंस इसको बना ही नहीं सकते और इंसान इसको बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। ऑर्गन्स के साथ में अगर हम बात करें, सिस्टम्स जो काम करता है, प्लस एक एक यूनिट जो हमारी बॉडी का है वो एक एक यूनिट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ एक कॉम्बिनेशन में काम करता है। तो इसीलिए क्या है कि हम बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। बट इस बेहतरीन डॉक्टर को भी काम करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है। और इसी के अंदर अगर हम देखें तो ब्लड आ जाता है, इसी के अंदर अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन आ जाता है। अगर ये सारी चीजें, अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से बॉडी में फ्लो हो रहा है, लिम्फ्स अगर बॉडी में प्रॉपर तरीके से फ्लो हो रहे हैं और ब्लड में न्यूट्रिशन है, तो हमारी बॉडी खुद इतनी काबिल है कि वो अपने आप को ठीक रख सकती है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, वहां पर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक यूनिसन में हमको काम करना है। ऐसा नहीं है कि जो है डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, बट हम यूनिसन में अगर काम करते हैं, प्रोडक्ट्स के साथ में एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर अगर काम करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन जो है हेल्थ लोगों की हो सकती है। तो अब यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जहां पर फोकस, इसका जो फोकस है वो हेल्थ की तरफ है और कन्वेंशनल मेडिसिन जो है उनका फोकस होता है डिजीज की तरफ। और डिजीज, बीमार होने के बाद जो है हम डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो ट्रीटमेंट से बेटर होता है परफॉर्मेंस।
अगर आपकी बॉडी जो है बेहतरीन काम करेगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि होम्योस्टेसिस होता है। होम्योस्टेसिस यानी बॉडी का एक इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है वो मेंटेन होता है। देखिए अगर आप ठंडी के क्लाइमेट में अगर जाते हैं वहां पे भी आपका बॉडी का टेम्परेचर वही रहता है। अगर आप कोई गर्म एरिया में चले जाते हैं या गर्मी का मौसम होता है वहां पे भी आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर वही होता है। ठीक है, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपकी बॉडी पसीना बनाती है जिससे आपको जो है अंदर की हीट बाहर निकल जाए, और उसी तरीके से जब आपको ठंडी लगती है तो बॉडी अंदर हीट जो है बनाती है और उसको कंस्ट्रिक्ट कर देती है, यानी रोक देती है अपने अंदर। तो ये बॉडी का खुद का एक मैकेनिज्म है। अगर वो बॉडी खुद काम करती है तो ये हेल्थ हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी बॉडी खुद कंट्रोल कर सकती है और खुद अपने आप को बेहतर रख सकती है। अब यहां पर तीसरा क्या है, मेथड। कन्वेंशनल में क्योर किया जाता है, और जो नेचुरल अप्रोच अगर हम देखें, नेचुरल चीजें जो होती है वो प्रिवेंशन या गैनोथेरेपी है, उसमें प्रिवेंशन को अहमियत दी जाती है। क्योंकि बीमार यहाँ पे कितने लोग हैं जो बीमार होना चाहते हैं? अगर आप किसी के पास भी जाओगे और उनको पूछोगे कि आप बीमार होना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा कि मैं बीमार होना चाहता हूं। तो क्योर तलाश हमको तब करना पड़ता है जब हम बीमार हो जाते हैं। बीमारी के पहले क्या हम बीपी की मेडिसिन ले सकते हैं? बीमार होने के पहले क्या हम डायबिटीज की दवाई ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो अगर बीमार होना नहीं है तो हमें प्रिवेंशन के ऊपर भी फोकस करना होगा। तो प्रिवेंशन यानी हमें अपने आप को बीमारी में जाने से रोकना है, उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप देखो तो गैनोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रिवेंशन के अंदर। क्योंकि एक चीज को आप समझना है, देखो अगर कोई चीज हमें बीमारी से बाहर निकलने में मदद करती है और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो अगर हम उसको पहले से लेना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रिवेंशन का भी काम करती है। और अगर हम उसको लाइफ लॉन्ग लेंगे तो हमें पूरे लाइफ वो बीमारी से दूर रखने में मदद करेगी। और एक चीज को ध्यान रखना कि सिर्फ दवाई लेकर, खाली दवाई खाने से कोई बीमारी नहीं जाती है। तो आपको जो है ना, अगर प्रिवेंशन की हम बात करें तो प्रिवेंशन के लिए आपको जो है थोड़ी एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है, एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है ना। ये सारी चीजें आती है ना। एक्सरसाइज यानी वॉक कर लीजिए आप, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड मूवमेंट फास्ट हो जाता है। स्लीप, अगर आप सोते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म करे। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को रेस्ट की जरूरत है, हम आजकल रेस्ट नहीं कर रहे हैं। जहां रेस्ट करना चाहिए वहां रेस्ट नहीं कर रहे, और जहां पे एक्सरसाइज करना चाहिए वहां पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और इसी वजह से आज जो प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, बीमारियां जो हो रही है, वो इसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ड्रग्स कैसी होती है कि यूनिडायरेक्शनल होती है और एक पर्टिकुलर सिम्टम पे काम करने वाली होती है या एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करने वाली होती है। यानी ड्रग्स मतलब कैसा, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो जो आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जाती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, वो कम करती है प्रेशर को, है ना, और वो आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करती है। तो इस वजह से क्या है, प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है ना। और कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो ब्लड थिनर का काम करती है ना। तो ये जो है वो यूनिडायरेक्शनल, अगर आपने उसको हद से ज्यादा ले लिया, अगर आपने उसको ज्यादा ले लिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर आपका प्रेशर लो हो जाएगा तो वो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। उसी तरीके से शुगर के लिए जो मेडिसिन होती है, अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको शुगर लेवल कम करेगी, बट अगर आपने एक्सेस में यूज कर लिया तो वो और ज्यादा कम कर देगी। और यहाँ पे जो हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्स भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री मेड होते हैं और कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो गार्डन मेड होते हैं। फैक्ट्री मेड का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री का मेड का मतलब होता है वो केमिकल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो नेचुरल नहीं होते। और जो चीज केमिकल है वो आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करती, आपकी बॉडी को वो सूट नहीं करता है, तो आपकी बॉडी जब उसको हजम नहीं कर पाएगी, जो कर लिया वो ठीक है, बट जो नहीं हजम कर पाएगी वो आपकी बॉडी में साइड पे जमा होने लगेगा। तो ज्यादा बेहतर है कि आपको ऐसे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है जो नेचुरल हो, गार्डन मेड हो, यानी वो कुदरती होने चाहिए, जिस तरीके से ऊपर वाले ने हमें दिया है वैसे होने चाहिए, और होलसम होने चाहिए। होलसम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सप्लीमेंट हमें विटामिन देता है तो विटामिन, एक पर्टिकुलर विटामिन
जैसे B1 हो गया, है ना, या B6 हो गया, तो ये एक एक्सट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। एक्सट्रैक्टेड मतलब क्या है कि आपके अगर एक पर्टिकुलर विटामिन उसमें से ले लिया, या मिनरल्स में से अगर कॉपर ले लिया, इस तरीके से अगर आपके जो न्यूट्रिएंट्स है अगर वो इंडिविजुअली निकाल के आपको दिया जाएगा, तो उसको वर्क करने के लिए दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसलिए जो ऊपर वाले ने हर चीज जो बनाई है वो एक प्रॉपर पैटर्न में बनाई है, ताकि एक न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए, यूज में लाने के लिए दूसरे न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ऐसे सप्लीमेंट्स होने चाहिए कि वो बॉडी को जो है एक्सेस, बोलते ना कि बॉडी उसको ऑब्जॉर्ब करने में और अपनी एनर्जी लगाए। इससे अच्छा है कि ऐसे सप्लीमेंट्स हो कि बॉडी को वो खुद हेल्प करे काम करने के लिए। तो ऐसे सप्लीमेंट्स होने चाहिए। और ड्रग्स जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि यूनिडायरेक्शनल होते हैं, पर्टिकुलर सिम्टम पे काम करते हैं, बट सप्लीमेंट्स बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बॉडी को वो सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे बॉडी खुद काम करे। और यहाँ पर जो अप्रोच होता है गैनोथेरेपी की अगर हम बात करें या इसकी बात करें, तो कन्वेंशनल में करेक्शन करेक्शन कब की जाती है, जब बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं तब उसको करेक्ट किया जाता है। और हमारा यहाँ पे जो गोल है गैनोथेरेपी का, जो गोल है वो है वेलनेस। वेलनेस क्या मतलब ये होता है कि हम पहले से ही उसको वो सारी चीजें दे जो बॉडी को परफॉर्म करने में हेल्प करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हमें धक्का लगाना पड़ेगा जब तक हम पेट्रोल पंप नहीं पहुंचते। तो ये जो धक्का लगाने वाला जो काम है ये करेक्शन होता है। करेक्शन मतलब, बट उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं ना करेक्शन को ही सोल्यूशन समझते हैं और पूरा टाइम जो है धक्का ही लगाते रहते हैं। यानी वो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं मेडिसिन के ऊपर कि उनको लगता है कि मेडिसिन से ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बट मेडिसिन रिक्वायर्ड है, बट उसके साथ अगर हम नेचुरली अपने बॉडी को अच्छा रखें तो ये हेल्प करेगा वेलनेस इंप्रूव करने के लिए, यानी आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा गोल जो है वेलनेस होना चाहिए। तो वेलनेस के लिए अब हम देखते हैं कि पिलर्स क्या है। जो हेल्थ, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे हेल्थ के पिलर्स क्या है। सबसे पहले है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस, अगर आप नेगेटिविटी आपकी ज्यादा होगी तो आपके हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होंगे। तो हार्मोन्स अगर रिलीज नहीं होते तो हमारी बॉडी में बहुत सारी तोड़ फोड़ होने के चांसेस है, बहुत सारे हमारी बॉडी के वर्किंग कैपेबिलिटी नहीं हो पाती। इसलिए जो लोग खुश रहते हैं उनका जो है ये आप देखिए कि जब हम खुश रहते हैं ना तो खुश रहने में क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स अच्छे तरीके से रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना बहुत जरूरी है। खुश रहोगे और अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो बहुत सारे लोग जो है ना पॉजिटिव माइंडसेट से ही फास्ट रिकवर करते हैं अपने प्रॉब्लम से, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से। और जो लोग, और अगर हम बिजनेस की भी बात करें, अगर फाइनेंसिस की भी बात करें, तो जो लोग एक प्रॉब्लम को देखकर अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो वो प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन की तलाश करते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट एक फिजिकल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होता है और मेंटल लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है, आपका प्रॉपर तरीके से जो है एक्सरसाइजेस होना चाहिए, आपके वॉक्स होने चाहिए, आपका जो है एक जैसे पॉजिटिव माइंडसेट की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइजेस से क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। उसके साथ में अगर हम देखे जाए तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग और फास्ट हो जाती है। तो जो ब्रीदिंग फास्ट होती है तो ऑक्सीजन भी हम ज्यादा इनटेक करते हैं। और उसी तरीके से अगर हमारा स्लीप पैटर्न है वो अच्छा रहेगा तो जो हमारा जो साइकिल होता है स्लीपिंग और उठने का जो साइकिल होता है वो अगर मेंटेन होता है तो काफी स्ट्रेस लेवल हमारे अच्छे रहते हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी सही रहता है। तो एक लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट खा लिया या हमने दवाई खा ली उससे हम सही हो जाएंगे, नहीं, हमें अपने आप को सही रखना पड़ेगा। देखो हेल्थ एक ऐसी चीज है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको पता करना है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है तो आप उनसे जाके पूछिए जो बीमार हो चुके हैं। बीमार होने के बाद में ऑलरेडी स्ट्रेस बढ़ता जाता है, टेंशन बढ़ता जाता है कि क्या ये बीमारी हमारी जाएगी या नहीं जाएगी, क्या हम पहले जैसे होंगे या नहीं होंगे, क्या हमारी कंडीशन और बुरी होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो इसीलिए आज से ही आपको अपने आप के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना स्टार्ट करना है। उसके साथ में अगर हम देखें तो हेल्दी डाइट,
डाइट क्यों हमें बहुत जरूरी है, सही खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि हमारे खाने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यानी हम एसिडिक फूड ज्यादा खा रहे हैं। हम अगर मार्केट से सब्जी भी लेकर आते हैं, वो हरी है, उसको हम लाल करके खाते हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम दे रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा आज इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि खाने में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। इसी वजह से हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत। सप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम कर रहे हैं उसी के साथ में एक ऐसा एड ऑन हो जाता है, और वही एडिशनल जो चीजें हम लेते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में हेल्प करती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस। Toxin and imbalance of body are caused by internal and external factors such as stress, modern lifestyle, free radicals, air pollution, polluted वाटर, केमिकल, ड्रग्स। ये सारी चीजें आपको पता होगी कि बाहर का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल आज जो है, पोल्यूशन बढ़ चुका है। पानी के अंदर अगर आप देखें, हवा में आप देखें, तो हर जगह पे पोल्यूशन बढ़ चुका है। प्लस उसके साथ में जो फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स जो है उसमें जो है ये तोड़फोड़ करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत तेजी से ये तोड़फोड़ करते हैं, अच्छे सेल्स को भी ये बुरे सेल्स बना देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में फास्ट डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसको भी सही रखने के लिए ये, और ये स्ट्रेस, हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने की वजह से भी ये बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस है आज हमारा जो प्रॉब्लम है, वो इम्बैलेंस होने की वजह स्ट्रेस है। हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, फ्री रेडिकल्स है, एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेड वाटर, केमिकल्स। केमिकल्स की अगर हम बात करें, आज जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना आ चुका है, वो खाना भी आज हम जो खा रहे हैं वो सही नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ड्रग्स है, दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, और आर्टिफिशियल हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। आर्टिफिशियल चीजें हमारी बॉडी में जा रही है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। प्लस उसके साथ में अगर हम खाने की हैबिट्स देखें, तो हम ईट टू मच, बहुत बहुत खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा। यानी हर 2-2 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग गई है, और हम कुछ ना कुछ खाते हैं, और वो खाने के बाद भी हमें भूख लगती है, हमें लगता है और खाते हैं। तो ये चीज है कि ईट टू मच, पहले तो हम बहुत ज्यादा खाने लगे हैं, प्लस उसके साथ में ईट टू ऑफन। यानी बोलते ना कि ये बोला जाता ना कि आज की तारीख में लोग, है ना, जीने के लिए खाना नहीं खा रहे, आज खाने के लिए जी रहे, है ना। ये हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है हमें। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब न्यूट्रिशन मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप खाना खा रहे हो, उस खाने में वो चीजें नहीं है जो बॉडी की जरूरत की है, तो बार बार हमारे ब्रेन सिग्नल सेंड करता है कि हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, हम भूखे हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से हम ज्यादा भी खाना खा रहे हैं, और उसके साथ में हम बहुत खाना खा रहे हैं और बार बार खाना खा रहे हैं। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ईट टू फास्ट। ये बहुत फास्ट खाने की जो हमारी आदत है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो मुंह है, वहां पर आप देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अगर वो जब हम खाना चबाते हैं, तो चबाने में वो ग्राइंडर है, जैसे चक्की होती है ना, आटा पीसने की जो चक्की होती है, वैसे हमारे जो दांत है वो चक्की है, और एक ही चक्की हमारे बॉडी में है ना। उसके बाद में क्या होता है कि वो अंदर जब जाता है, तो जो सलाइवा है, वो सलाइवा के साथ में हमारे बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं। हमारा जो खाना है उसमें से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होता है, और फिर आगे जाकर जो है वो स्टमक के होते हुए हमारी पूरी इंटेस्टाइन तक जाता है। तो अगर हम शुरुआती दौर में अगर उसको अच्छे तरीके से चबाए, तो चबाने से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स अच्छे तरीके से ब्रेक होते हैं, और जितने अच्छे तरीके से आप उसको ग्राइंड करोगे, जितने अच्छे तरीके से आप उसको बोलते हैं ना कि लिक्विडी टाइप बनाओगे, उतना आपकी बॉडी में वो जब जाता है अंदर स्टमक के ऊपर और इंटेस्टाइन के ऊपर, और बॉडी ऑर्गन जो है उस पर लोड कम पड़ता है, और जल्दी अब्सॉर्ब होने में वो हेल्प करता है। तो जो काम आपका स्टमक जो है, अभी अगर आप चबाते नहीं हो ज्यादा, तो आपके स्टमक को ज्यादा काम करना पड़ता है, आपके इंटेस्टाइन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है। पर अगर आप चबाओगे ज्यादा और उसको लिक्विडी करके या एकदम ही ग्राइंड करके जब आप भेजते हो अंदर बॉडी में, तो वो उतना आपके स्टमक को फास्ट काम करने में हेल्प करता है, और उसमें से ज्यादा न्यूट्रिशन को फास्ट अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये एक बेनिफिट है। उसके बाद में ईट टू मच एसिडिक फूड। आज हम एसिडिक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और बहुत आप देखो कि हर खाना जो है आप तेल में फ्राई करके हम उसको खा रहे हैं। बहुत बोलते हैं ना कि उसमें मसाला लगा के जो भी चीजें, उसको ज्यादा से ज्यादा हम मसालेदार और टेस्टी बना के खाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो एसिडिक, उसके अंदर के जो एंजाइम्स है, उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन विटामिन है, वो सारे जो है
खाना पकाने के टाइम पे वो सारी चीजें हट जाती है और वही खाना जो है एसिडिक बन जाता है। और इज टू मच कुक्ड फूड, ये खाना ज्यादा पकाने की वजह से उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो भी निकल जाता है। तो खाने में कैलोरीज होती है पर न्यूट्रिशन नहीं होता है। इस वजह से हमारी बॉडी को जो जरूरत है वो चीजें नहीं मिलने की वजह से हम बार बार उसको खाने की कोशिश करते हैं। और ईट टू लिटिल ग्रीन वेजिटेबल, यानी ग्रीन अगर हम बात करें तो ककड़ी हो गया, है ना, फिर कैबेज लोग रॉ भी खाते हैं। तो ये सारी चीजों के अंदर फाइबर्स होते हैं, है ना, फाइबर होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और फाइटोन्यूट्रिएंट का अगर आप एग्जांपल समझो तो मान लीजिए कि हम धूप हो गई तो हम छाव में जाकर रुक जाते हैं, बारिश हो गई तो हम कहीं पे जाके बैठ जाते हैं। उसी तरीके से मुझे बताइए कि जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर बारिश हो गई या धूप हो गई तो क्या वो चल के जा सकते हैं कहीं पे? तो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी या उनके अंदर वो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उनको इन्फेक्शन से या उनको इंसेक्ट से या धूप से बारिश से बचा के रखते हैं। और वो न्यूट्रिशन अगर हमें मिल जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर भी वो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम भी अपने आप को अंदर से स्ट्रांग रखें। तो ये जो है ग्रीन वेजिटेबल से हमें मिलता है। तो आगे हम देखते हैं कि बॉडी एज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, ये बॉडी जो है ये हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। बट वो डॉक्टर को हम जब टूल्स ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अपने आप को ठीक नहीं रख सकती, अपने खुद को अंदर से बेटर रखने के लिए केपेबल नहीं रहेगा अगर आप उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हो। तो यहाँ पर 3 डिफेंस, यानी अगर गैनोथेरेपी की हम बात करें तो यहाँ पे हम बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी में 3 डिफेंस लेवल्स होते हैं। और अगर हम देखें तो बॉडी कैसे काम करती है तो यहाँ पर ये 3 फेजेस है हमारी बॉडी को जो टॉक्सिन से डील करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि जो टॉक्सिन है ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत की नहीं है पर बाहर से अंदर आती है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए। उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जो जरूरत का है बट अगर वो एक्सेस में हो गया, वो ज्यादा हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। अगर शुगर ज्यादा हो गया तो वो डायबिटीज की तरफ ले जाएगा। प्लस उसके साथ में अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट जो है वो जब वो एक्सेस हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है ना। प्लस जो है हमारे हार्ट की कंडीशन खराब होने लगती है, क्योंकि सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट अगर हमारी बॉडी में होता है तो वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। वाटर रिटेंशन बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी की जो नर्व्स है, जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर प्रेशर आता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो अब ये बॉडी कैसे इसको डील करती है, वो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस जो है वो डिस्चार्ज फेज है, सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस है वो पुट असाइड फेज है, और थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस है वो ट्यूमर डेवलपिंग फेज है। तो हम इसको देखते हैं ये यहाँ पर कैसे काम करता है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस जो है वो टॉक्सिन विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिन है, यानी हमारी बॉडी जो है, हमारा स्किन जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। वो पसीने के साथ में कुछ टॉक्सिन्स को भी वो रिलीज करता है। वाटर सॉल्युबल जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी जो है बाहर फेंकती है। उसके अलावा जो हमारी किडनी है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो जो बॉडी के लिए नहीं सही है, वो बॉडी जो है वो पानी में से, हमारे ब्लड में से जो वाटर जो है उसको रिलीज करती है, और उसके साथ में जो अनवांटेड हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको भी वो रिलीज करती है। तो इस तरीके से हमारे यूरिन से भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। उसके बाद में अगर हम फ्लेम देखें तो फ्लेम यानी हमारा जो लंग्स है, वो लंग्स है वो भी हमारा एक तरीके से आप देखें तो एक एक्सक्रीटरी है ऑर्गन। यहाँ से यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करता है। और उसी के साथ में अगर फ्लेम की अगर हम बात करें तो फ्लेम यानी क्या होता है कि अभी जैसे मान लीजिए कि अगर आपके नाक के अंदर या अगर आपके नेजल कैविटी या गले के अंदर या आपके लंग्स के अंदर अगर कुछ गंदगी जमा हो जाती है तो हमारी बॉडी उसको पुश करके वो खांसी के जरिए से, है ना, बलगम के जरिए से वो बाहर फेंकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टूल, अगर हम स्टूल की बात करें तो टॉयलेट, जो हमारा जो टॉयलेट है यानी हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो मैटर जो है वो लास्ट में बच जाता है। हमारी बॉडी का जो भी प्रोसेस होना है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो वेस्ट बच जाता है, जो न्यूट्रिशन पुल होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक से, है ना, वो सारी चीजें जब पुल हो जाती है उसके बाद में जो फीकल मैटर होता है वो हमारे स्टूल के जरिए से बाहर निकलता है।
तो अगर हमारा ये बॉडी के सारे प्रोसेसेस अगर नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, प्लस उसके साथ में अगर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से डेली बेसिस पे अगर निकलते हैं, रोजाना हमारी बॉडी से ये निकलते रहेंगे, तो हमारी बॉडी जो है क्लीन रहेगी। बॉडी क्लीन रहेगी तो हमारी बॉडी खुद कैपेबल है काफी चीजों को हैंडल करने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए। तो ये पहला डिस्चार्ज फेज है। डिस्चार्ज फेज यानी ये खुद निकाल पाती है, बॉडी अपने नेचुरल मैकेनिज्म से इसको निकालती है, इसको हम डिस्चार्ज फेज बोलते हैं। सेकेंड, जब बॉडी का कुछ वर्किंग अगर कम हो जाती है या बॉडी काम नहीं कर पाती है, तो बॉडी उस चीजों को साइड पे जमा करने लगती है, तो इसको बोलते हैं पुट असाइड फेज। पुट असाइड मतलब जैसे मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा अगर आप शक्कर ले रहे हो, बहुत सारा शक्कर अगर आप ले रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि शक्कर आपकी बॉडी शुरुआत में जो है आपकी बॉडी जो है इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन बना के वो लीवर में स्टोर करेगी। स्टोर करने के बाद एक्सेस जब शुगर होते जाता है, तो फिर वो बॉडी अगर उसको नहीं निकाल पाती है, नेचुरल बेस पे अगर नहीं निकाल पाती है, तो यही ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये सब जगह पे स्प्रेड होगा। स्प्रेड होने के बाद ये अलग अलग ऑर्गन्स पे जाके बैठ जाएगा। तो बैठने की वजह से ये उस एरिया में भी जो है आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इट कैन क्रिस्टलाइज, ये देखिए शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, यूरिक एसिड है, तो ये सारी चीजें जो है, कैल्शियम हो गया, तो ये सारी चीजें जब एक्सेस में हमारी बॉडी में आने लग जाती है, तो एक्सेस में होने की वजह से क्या होता है कि ये पुट असाइड फेज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म वर्क कम कर रहा है या ना के बराबर कर रहा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस वजह से जो है ये इन फ्यूचर आपको हो सकता है कि ये आपकी नसों को नैरो कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्टॉप हो सकता है अगर फैट्स आपकी बॉडी में ज्यादा जमा हो रहा है। उसी तरीके से अगर आपके बॉडी में जो है कैल्शियम ज्यादा है या यूरिक एसिड ज्यादा घूम रहा है, तो ये स्टोन भी बन सकता है जो किडनी को इफेक्ट करता है। यूरिक एसिड जो है आपके घुटनों को पेन दे सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी अगर नेचुरल बेसिस पे डेली नहीं निकाल पाएगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और या तो फिर वो जैसे बताया कि कंबाइंड विद इनर्ट मटेरियल टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, जैसे आपकी नसों के अंदर वो जाकर जो है फैट जमा हो के जो है आपकी नसों की जो ल्यूमेन गैपिंग है उसको कम कर सकता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो भी कम हो सकता है। और अगर ब्लड फ्लो कम हो गया तो आपके जहां पे वो ब्लड फ्लो हो रहा है वहां पे न्यूट्रिशन भी कम जाएगा। तो जब न्यूट्रिशन भी कम जाएगा तो वो आगे के जो ऑर्गन्स है या आपके आगे के जो टिश्यूज है या आगे की जो भी आपका सिस्टम है, वो उसके अंदर जब न्यूट्रिशन कम जाएगा तो उसकी वर्किंग भी धीरे धीरे कम होगी। तो बॉडी एज अ होल काम करना बहुत जरूरी है। बॉडी जो है अपने आप को सही कर सकती है, बट हमें उस चीज के ऊपर बर्डन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो फूड इनटेक है वो भी आपको सोच समझ के लेना है, उसके साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता रहे, उसके साथ में स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपका हार्मोन बैलेंस रहे, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो है बैलेंस में काम करते रहे। तो पुट असाइड फेज हो गया। अब थर्ड जो डिफेंस है, जब और काम करना कम हो जाता है और प्लस यही सेकंड जो पुट असाइड है वो अगर उसका बहुत दिनों तक, बहुत देर तक अगर वो चीज पुट असाइड होती रहती है, वो जमा होती रहती है, तो मान लीजिए अगर नसों में फैट जमा हो रहा है तो नसों की जो नस है, नसों की जो वॉल्स है वो जाड़ी होती जाएगी, और जब जाड़ी होगी तो वो गैप कम करती जाएगी। तो वही गैप जब कम होगा तो आपका बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, जैसे हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या फिर आपका जो है फॉर एग्जांपल पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर ब्लड फ्लो कम हो गया है तो उसका नेक्रोसिस स्टार्ट हो सकता है। यानी वहां पे जब न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा है तो वहां के टिश्यूज और सेल्स जो है मरने लगेंगे। तो इसीलिए जो है अपने आप को सही रखना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी जो है पहले लेवल पे ही काम करते रहे, उसके लिए आपको डेली अपने आप को बेटर रखना बहुत जरूरी है। तो थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो ट्यूमर बनने लगता है, उसी तरीके से आप देखिए किडनी में स्टोन बन जाता है, आपके अलग अलग ऑर्गन्स में सिस्ट बनने लगते हैं, ट्यूमर्स बनने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये थर्ड लेवल पे आ जाता है, जहां पे आपकी बॉडी जो है ऑलमोस्ट बहुत ही कम काम कर पा रही है। तो इसीलिए जो है हमें बॉडी को, मैंने जैसे बताया बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, अगर आप उसको वो सारे न्यूट्रिशन और वो सारे जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है अगर हमने उसको सही तरीके से प्रोवाइड कर लिया तो हमारी बॉडी जो है अपना काम खुद कर सकती है और अपने आप को खुद टॉक्सिन से और इम्बैलेंस को जो है बैलेंस करने में हेल्प कर सकती है और टॉक्सिन निकालने में। अब
तो वही बताया गैनोडर्मा। अब गैनोडर्मा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, दो चीजें हमारे पास गैनोडर्मा, उसके अंदर एक आरजी और जीएल है। गैनोडर्मा का मतलब क्या है, गैनो मतलब शाइनिंग और डर्मा मतलब स्किन। यानी गैनोडर्मा को जब आप देखोगे, आप अगर आपके नियरेस्ट स्टॉकिस्ट के पास अगर आप जाते हो या फिर आप जो है नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस पे जाते हो और अगर आपने उनसे गैनोडर्मा का पीस अगर आपने लिया है तो आपको खुद आप देखोगे कि वो गैनोडर्मा कितना शाइनिंग होता है। वो ओरिजिनल पीस है, वो कोई आर्टिफिशियल बनाया हुआ नहीं है, वो ओरिजिनल पीस है। और गैनोडर्मा शाइनिंग स्किन, तो जो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो बॉडी के जो सेल्स है वो ऑप्टिमम लेवल पे काम करने की वजह से हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल सही रहता है, हमारी बॉडी का जो है वर्किंग कैपेसिटी और जो ऑप्टिमम लेवल पे हमारी बॉडी काम करती है। इसलिए जो है वो स्किन से लेकर बॉडी के जितने सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, सिस्टम है और बॉडी को जो है ये नरिश करती रहती है और बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पे काम करने में मदद करती है। तो जो गैनोडर्मा की अगर हम बात करते हैं तो वो गैनोडर्मा के अंदर जो फ्रूट पार्ट है, जो आप देखोगे इस फोटो के अंदर, आप जो इसका जो फ्रूट पार्ट है और एक जड़ का भाग होता है, तो जो फ्रूट पार्ट है उसका जो गुदा होता है, उस गुदे से आरजी बनाया जाता है। यानी आरजी, उसको आरजी बोला जाता है, रेशी है ना, रेशी गैनो। तो ये जो गुदा है ये आरजी, इसमें जो है डिटॉक्सिफिकेशन की जो है बहुत हेल्प करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन के एलिमेंट्स बहुत होते हैं, है ना। तो इस वजह से जो है बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है। तो जब बॉडी के अंदर जो एक्सेस टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी के काम की नहीं है, वो सारी चीजें जब निकल जाएगी तो बॉडी के ऊपर से जो है लोड निकल जाता है। तो जब बॉडी के ऊपर से लोड निकल जाएगा, आपके सेल्यूलर लेवल से जब लोड निकल जाएगा तो अपना सेल्स अपना परफॉर्मेंस दोबारा करना स्टार्ट करेंगे और सेल अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं। और अगर आसपास में अगर कोई सेल खराब है तो उसको भी वो रिपेयर कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम और ब्रेन के जो सेल्स है वो सेल्स रीजनरेट नहीं होते, बाकी हमारी बॉडी के सब सेल्स जो है वो रीजनरेट होते हैं। तो एवरीडे हमारी बॉडी में रीजनरेशन होता है और डीजनरेशन भी होता है। तो अगर हमारा डीजनरेशन का जो प्रोसेस है, यानी हमारे बॉडी का जो टूट फूट, अगर हम बोलते हैं बॉडी के जो सेल्यूलर लेवल पे जो टूट फूट होती है, अगर वो टूट फूट ज्यादा हो रही है बनने के मुकाबले में तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होते हैं। तो होम्योस्टेसिस जैसे मैंने बताया था, बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, बॉडी का एक सिस्टम होता है कि आपस में वो एक दूसरे के साथ काम करे। तो अगर हमारे बॉडी के जो सेल्स है, हमारी बॉडी खुद अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय भी करती है और हमारी बॉडी जो है उस सेल्स को वापस से बनाती भी है। अब डिस्ट्रॉय क्यों करती है, जब सेल का एक पर्टिकुलर एज लिमिट होता है उसके बाद में वो सेल्स जो है वो काम नहीं कर पाती, सेल्स की जो है वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती, इस वजह से बॉडी को उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और नए सेल्स को उसकी जगह पे बॉडी बनाना स्टार्ट करती है। तो ये प्रोसेस होते रहना चाहिए। तो उसी तरीके से जो है हमारी बॉडी जो है आरजी जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर ये टॉक्सिन जमा हो गया तो टॉक्सिन एग्जाम्पल क्या करता है, मान लीजिए कि अगर आप टॉक्सिन, अगर फैट्स अक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में हो रहा है और वो अगर हमारी नसों को काम करने से रोक रहा है या हमारी सेल्स को काम करने से रोक रहा है तो वो सेल काम कर नहीं पाएगी। वो सेल जब काम नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी का उस एरिया का जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से उस एरिया की बीमारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन होते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो क्लीन होती रहे, अपने आप को सही रखते रहे। तो इसी तरीके से आरजी जो है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है सेल्यूलर लेवल पे, प्लस उसके साथ में जो जीएल है वो सपोर्ट करता है बॉडी को बैलेंस करने में। अब बैलेंस मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है, एक पर्टिकुलर एक रिदम होता है बॉडी का, उसके अंदर वो काम करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन होता है जिसके अंदर वो काम करते हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तो या तो हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा। तो हाई और लो को हमको जो है बैलेंस में लाना है, तो वो बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए जीएल सपोर्ट करता है। उसके साथ में अगर देखा जाए तो अलग अलग ऑर्गन, जैसे हमारे बॉडी के अंदर थायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सारे जो है अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अगर वो हार्मोन्स ज्यादा रिलीज करे तो प्रॉब्लम है, हार्मोन्स कम रिलीज करे तो भी प्रॉब्लम है। तो ये बैलेंस हमारी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, वैसे उसी तरीके से जो दूसरे सेल्स है वो भी मरते हैं। जैसे ब्लड सेल्स अगर देखा जाए तो 120 डेज का उसका साइकिल होता है, बॉडी जो है ब्लड को
डिस्ट्रॉय भी करती है, बॉडी ब्लड को बनाती भी है। ठीक है, अगर ब्लड बहुत ज्यादा बनने लगे तो वो एक बीमारी है। बॉडी के अंदर ब्लड अगर कम बनने लगे तो बीमारी है। अगर बॉडी के सेल्स ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी बीमारी है, और अगर कम डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी बीमारी है। तो ये बैलेंस में रखने के लिए गैनोडर्मा आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। काम आपकी बॉडी करेगी, बट गैनोडर्मा आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, गैनोडर्मा नहीं करता। गैनोडर्मा वो सारे न्यूट्रिशन या वो सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो आपकी बॉडी को हेल्प करती है काम करने के लिए। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थियोरी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारी की दो वजह है, एक तो टॉक्सिन और दूसरा इम्बैलेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद में अगर हम देखें तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी। गैनोडर्मा जो है वो बॉडी को सपोर्ट करता है ना। द बॉडी टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो थियरी है कि गैनोडर्मा आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी जो है, गैनोडर्मा बॉडी को ट्रीट नहीं करता, बॉडी खुद अपने आप को सही करती है, पर गैनोडर्मा जो है वो न्यूट्रिशन से उनको हेल्प करता है। उसमें जो एलिमेंट्स है बॉडी के अंदर, जो एक्टिव बायो एलिमेंट्स हम बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो बोलते हैं, वो उसके अंदर जो होते हैं जो बॉडी को हेल्प करता है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। एक जिग्सॉ पजल होता है। अब मान लीजिए कि एक एंजाइम, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स का रोल कैसे होता है, एक आपने जिग्सॉ पजल देखा होगा। अगर पजल का आप एक पीस दूसरे पीस के साथ तभी जोड़ सकते हो जब वो एक दूसरे के बराबर हो, यानी उसका जो कट्स है वो एक दूसरे के अंदर बराबर से बैठेगा, तभी वो पजल कंप्लीट होगा। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो एक जिग्सॉ पजल के जैसे होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो है वो उस तरीके का एंजाइम जब रहेगा तो वो पर्टिकुलर टास्क होता है। तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस की तरफ जो है ले जाता है। तो ये बॉडी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ऊपर वाले ने जो एक मशीन बनाया है, अगर हम अपनी बॉडी को अगर देखें तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एक वंडरफुल मशीन है। एक बहुत ही जबरदस्त मशीन हमारी बॉडी ने जो है, ऊपर वाले ने हमारी बॉडी बनाई है। और वाकई में ये जो काम करती है वो किसी भी एक्सटर्नल दुनिया में जो चीजें बनी है, इंसानों ने जो चीज बनाई उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। यानी एक एक माइन्यूट डिटेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है काम होता है इसके अंदर। तो इसलिए जो है बॉडी जो कर सकती है वो बाकी कोई चीज नहीं कर सकती है। तो हम जो है बॉडी को सपोर्ट करते हैं इस गैनोडर्मा के साथ में। अब आगे हम देखते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन थ्योरी। यानी आपको ये समझना है कि इट इज ऑब्जर्व दैट गैनोडर्मा वर्क्स ऑन ह्यूमन बॉडी विद और विदाउट इट्स अवेयरनेस। यानी गैनोडर्मा काम करती है बॉडी के ऊपर, और कैसे काम करती है कि बॉडी को वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है और बॉडी से टॉक्सिन निकालती है, इम्बैलेंस जो है उसको रेगुलेट करती है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है? फिजिकल, जैसे फिजिकल की हम बात करें तो पसीना आपका ज्यादा हो सकता है, जब आप इसको लेना स्टार्ट करो तो आपका पसीना बढ़ सकता है, पेशाब आना बढ़ सकता है, हो सकता है आपको लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाए। बट वो धीरे धीरे आपकी बॉडी, और ये जो एलिमेंट रिफ्लेक्शन है इसको हम एलिमेंट रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कि नाक से पानी आने लग जाए, खांसी ज्यादा हो जाए, बलगम ज्यादा निकलने लगे, तो ये सारे जो है ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन है। और ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन जो है ये गैनोडर्मा प्रोड्यूस नहीं करता, ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। जब बॉडी खुद काम करती है तो बॉडी खुद अपने अंदर से टॉक्सिन निकालने का जो इसका प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करती है, जिस वजह से वो एलिमेंट रिफ्लेक्शन आपके सामने आते हैं। तो फिजिकल भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं ये रिफ्लेक्शंस। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका डोज का कॉन्सेप्ट क्या है, डोज का सिस्टम क्या है, कैसे इसका डोज लेना चाहिए। तो पहले यहाँ पर 1 to 4 6 इसका वे ऑफ कंजम्पशन है जो डॉक्टर लिन ने बताया है, और इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। एंड फर्स्ट वीक में, यानी आप जब इसको स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट वीक में आप 1 पेयर अ डे, यानी 1 पेयर का मतलब क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हम ये जो आरजी और जीएल, यानी आरजी बॉटल में से एक कैप्सूल और जीएल बॉटल में से एक कैप्सूल, जब आप दोनों एक साथ लेते हो इसको 1 पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 पेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट वीक में हमें 1 पेयर अ डे, यानी आप सुबह भी ले सकते हो, दोपहर को ले सकते हो, रात को ले सकते हो, आपके ऊपर है। 1 पेयर अ डे हमको लेना है। एम्प्टी स्टमक रेकमेंडेड है, बट अगर आपको लेने के बाद में कुछ एसिडिटी गैस की शिकायत हो जाती है, आपको अगर एसिडिटी गैस अल्सर ऐसा कोई शिकायत है तो आप इसको आफ्टर मील्स ले सकते हो, बट आप पहले ट्राई करिए। रेकमेंडेड है बिफोर मील्स, उसमें ज्यादा आपको इफेक्ट आएगा। अगर आपको
बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है, एसिडिटी की शिकायत होने लगती है, तो आप इमीडिएटली आफ्टर फूड इसको ले सकते हो। तो 1 पेयर पर डे। सेकेंड वीक में यानी 7 दिन बाद आपको इसको बढ़ाना है 2 पेयर्स पर डे। आप लेके जा सकते हो उसको। आप सुबह 1 पेयर ले सकते हो, शाम को 1 पेयर ले सकते हो, या रात को 1 पेयर ले सकते हो। उसके बाद में थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो आप 4 पेयर पर डे आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी 2 पेयर, 2 आरजी 2 जीएल सुबह और 2 आरजी 2 जीएल रात को। और फोर्थ वीक जाते जाते आप इसको 6 पेयर्स कर सकते हो। 6 पेयर्स मतलब आप मॉर्निंग में 2 पेयर्स ले सकते हो, आफ्टरनून में 2 पेयर ले सकते हो, और रात को 2 पेयर आप ले सकते हो। अगर आपका अभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप उसको पर वीक इंक्रीज कर सकते हो। 6 का 7, 8, 9, 10, लोग 30 पेयर्स तक भी खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लीजिए आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसने काम करना स्टार्ट कर दिया और कौन सा पेयर आपके लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई शुरू करता है फर्स्ट वीक में 1 पेयर से और उनको बॉडी में कोई चेंजेस ऐसे कुछ नजर नहीं आते, सेकेंड वीक जाने के बाद में मान लीजिए आपको एलिमेंट रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया, या फिर आपका डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो गया, जैसे आपको जो है लूज मोशंस होने स्टार्ट हो गए, या फिर आपको पसीना ज्यादा आने लग गया, या आपको छींक सर्दी खांसी ऐसे कुछ जो है बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया, तो मान लीजिए सेकेंड वीक में आप 2 पेयर्स पे आपको ये बॉडी रिस्पॉन्ड करनी स्टार्ट कर चुकी है। तो वो पर्टिकुलर जो वीक में जो पैर आप लेते हो वो आपके लिए सही है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब कब तक कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू तब तक करना है जब तक आपकी प्रॉब्लम चली नहीं जाती। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए अगर इसको आप लेते हो और रेगुलर अगर आप लेते रहते हो, लाइफ लॉन्ग आप लेते रहते हो, तो क्यों लेना है? अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपको हेल्दी कब तक रहना है, आपको सेहतमंद कब तक रहना है, तो जाहिर सी बात आप बोलोगे ना कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं सेहतमंद रहूं। तो ये प्रोडक्ट भी आप जब तक जिंदा हो अगर आप इसको लेते रहते हो तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे। उसके बाद में अगर देखा जाए तो मैनेजेबल सिचुएशन, अगर आप, मैंने जैसे बताया कि अगर मान लीजिए सेकेंड वीक में अगर आपको लगता है कि आपको जो है छींक आने लग गई, या बलगम है, या पसीना आने लग गया, या आंख में से पानी आ रहा है, या फिर लूज मोशन हो गए, अगर ये सिचुएशन अगर मैनेजेबल है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है, उनका पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है जब इसको स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये पेन मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, तो फिर आप इसको जो है कंटिन्यू रखिए। जो पैर है आप उसको लेते रहिए जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, और उसके बाद भी आप जैसे मैंने बताया कंटिन्यू करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या बहुत ज्यादा मुझे खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा बलगम आ रही है, या बहुत ज्यादा मुझे अनबेरेबल सिचुएशन है, तो आप उस टाइम पे कोई मेडिसिन जो अगर आप ले रहे हो ऑलरेडी, तो वो उसका अगर आप कंसल्ट करके आपके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो है डोजेज इंक्रीज कर सकते हो। या फिर जो है दूसरा और एक चीज है कि अगर मैनेजेबल नहीं है तो आप इसको रिड्यूस बाय हाफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि सेकेंड वीक में आप 2 पेयर्स ले रहे हो और 2 पेयर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा बॉडी में चेंजेस आने लग गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बर्दाश्त पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, छींक मुझे इतनी ज्यादा निकल रही है कि मैं कंटिन्यूसली छींक रहा हूँ या छींक रही हूँ, तो फिर आप इसको 2 पेयर्स की जगह पे आप 1 पेयर अ डे पे लेकर आ सकते हो। आप हफ्ता 10 दिन उसको कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद दोबारा आप उसको स्टेप अप कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे उसके कंडीशन हो जाए, आपको सूट कर जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये किसी को सूट करेगी और किसी को नहीं सूट करेगी, ऐसा नहीं है। डीएक्सन का जो आरजीजीएल या गैनोडार्मा है ये सबके लिए अच्छा है, ये किसी पे भी नुकसान नहीं करती है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हर बॉडी टाइप के लिए, हर एज के लिए, हर जेंडर के लिए ये कोई नुकसान नहीं करती है। बस खाली आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इसको यूज कैसे करना है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब आपकी ये समझ में आ जाएगा, आपके लिए, आपको समझने के लिए, और अगर आप डीएक्सन के मेंबर हो तो आपको समझाने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डोजेज, यानी इसको लगातार लेना ज्यादा फायदेमंद है। मान लीजिए कि आप ये सोचोगे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, उसके लिए मैं एक काम करता हूं 2 पैर की जगह पे मैं 12 पैर लेने से भी आपको नुकसान नहीं करेगा। बट अगर आप 12 पैर एक साथ ले लोगे, बोलोगे कि मैं आज 12 पैर लेता हूं, मैं 13 दिन तक 1 पैर क्यों लूं, मैं आज ही 12 पैर ले लेता हूं, तो
यहाँ पर आपको समझना है कि जितना बॉडी को जरूरत है बॉडी उसको रख लेगी, बाकी बॉडी बाहर फेंक देगी। तो जो आपने बॉडी में डाला है, जितना बॉडी को यूज में लेना है, पर डे एक पर्टिकुलर यूज होता है हर एक न्यूट्रिशन का, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, एंजाइम्स है, तो बॉडी का पर डे यूज की कैपेसिटी होती है। अगर आपने एक्स्ट्रा डाल दिया तो जो बॉडी आप ले लोगे वो बॉडी को जितना यूज में रहेगा वो आप बाद में वो निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई अगर सीरियस कंडीशन में है तो लोग 30 पेयर्स भी लेते हैं, 15 पेयर्स भी लेते हैं, है ना, 20 पेयर्स भी लेते हैं, बट वहां पे उनकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट है क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है। उस टाइम पे बॉडी में अगर कोई ट्यूमर बन गया है, बॉडी के अंदर अगर बहुत प्रॉब्लम्स है, या अगर कोई फैट अक्यूमुलेशन कहीं पे हो रहा है और बॉडी को ज्यादा पुश की जरूरत है, ज्यादा बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है जिससे वो अपने अंदर से टॉक्सिन निकाल सके, तो वो टाइम पे 15 पैर, 20 पैर, 30 पैर भी है। और अगर कोई हेल्दी है तो भी वो खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अगर खाना है तो 30 पैर्स भी आप पर डे ले सकते हो, उससे ज्यादा भी आप पर डे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रेगुलर अगर आप लेते हो तो रेगुलर जो आप लेते रहोगे वो रेगुलर पैटर्न में जब आप लोगे तो उसका फायदा आपको ज्यादा महसूस होगा। तो अगर आप जो भी पेयर लेते हो, अगर आप उस यहाँ पे ये बताएगा ना, टाइम फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डोजेज, तो ज्यादा समय तक लेना, रेगुलर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 12 पेयर खा लिया, कल मैं 6 खा लूंगा, परसों 3 खा लूंगा, उसके अगले दिन में कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने 15 पेयर खा लिया। ऐसे नहीं, आपको जो आप मेंटेन कर रहे हो उसी को आप रेगुलर रखिए, तो आपको ज्यादा उसका इफेक्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एसिड वर्सेस अल्कलाइन। ये क्या कॉन्सेप्ट है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 4:1 यानी 80% जो हमारा जो फूड है वो अल्कलाइन होना चाहिए और 20% जो हमारा फूड है वो एसिडिक होना चाहिए। अब एसिडिक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। वो सिट्रस फ्रूट एसिडिक इन नेचर होते हैं, बट वो जब बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होते हैं वो अल्कलाइन फॉर्मिंग फूड्स है। तो बॉडी में जो है ना अल्कलिनिटी लाते हैं और वो बॉडी को अल्कलाइन करने में मदद करते हैं। तो मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स, हमारे जो फूड्स है वो कैसे हो गए आज आप देखिए, ज्यादातर हम देखिए तो मीट खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की आदत है, लोगों को अल्कोहल पीने की आदत है, और पिज्जा है, बर्गर है, ये सारी चीजें लोग खाते हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें, बॉडी के अंदर फैट्स बहुत जमा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, बॉडी एसिडिक हो जाती है। और जितनी बॉडी एसिडिक होती है ना उतना हमारा ब्लड जो है वो स्लो फ्लो होता है। तो जितना ब्लड स्लो फ्लो होगा उतना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन या हार्ट को पंप करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस जो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमारे अलग अलग सेल्स तक पहुंचने के लिए भी टाइम ज्यादा लगेगा। प्लस उसके साथ जो एरेटेड ड्रिंक्स है उसके लिए अगर मान लो कि हम एक ग्लास अगर एरेटेड ड्रिंक या अगर कोई ड्रिंक पीते हैं, उसको हजम करने के लिए 30 ग्लास पानी पीना पड़ता है, तब जाके वो हजम होता है। उसके अलावा जो है वो हमारी हड्डियों को भी खोखला करता है। उसका अगर एग्जाम्पल देख रहा, अगर आपके पास घर में कोई, अगर आप मटन खाते हो तो आप कोई बोन का पीस लेकर आप ओवरनाइट जो है ना उसको आप रख के देखिए, जो एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर उसको रख के देखिए, आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी बोन्स के साथ क्या हो सकता है या क्या होता है अगर आप कंटिन्यूसली पीते हो। तो बहुत सारे लोगों का ओबेसिटी का प्रॉब्लम भी यही है। उसके अलावा लोग जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्मोकिंग जो हम अंदर लेते हैं उसको, उसके जो इल इफेक्ट्स है उसको निकालने के लिए हमारे बॉडी का बहुत सारा विटामिन को हमें यूज करना पड़ता है ताकि बॉडी के होम्योस्टेसिस को, बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग को वापस ला सके। उसके बाद में अल्कोहल है, अल्कोहल आपके लिवर को खराब करता है। ये तो एग्जाम्पल आपको पता ही है कि भाई जो लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं उनका जो है आंखें लाल रहती है। तो आंखें लाल होने का मतलब क्या है कि आपकी लिवर पे इम्पैक्ट करता है, और लिवर के अलावा भी आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे भी ये नुकसान करता है। तो उसकी जगह पे अगर हम मान लीजिए अल्कलाइन फूड, जैसे अभी मिलेट की हम बात करें तो आज हमारे पास जो कुकीज है वो कुकीज के अंदर मिलेट्स है, और मिलेट्स बहुत हेल्दी होते हैं, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वीट की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास जो है वीट भी हमारे बॉडी को, होल वीट जो होता है वो फाइबर्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो फीकल मैटर है वो बॉडी से बाहर निकलता है, यानी मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट के लिए वो हेल्प करता है। उसके साथ में वेजिटेबल्स है, ये सारी चीजें हम ले रहे हैं, और उसके साथ में डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट्स है वो अल्कलाइन है।
हमारी बॉडी को आज अल्कलाइन होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अल्कलाइन जब हमारी बॉडी होगी तो हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उसके साथ लिम्फ फ्लो अच्छा हो जाएगा, तो हमारी बॉडी जो है अच्छे तरीके से काम करेगी, अपने आप को हेल्दी रख पाएगी। तो ये जो स्पाइका टी है, लिंजी कॉफी, अब लिंजी कॉफी की अगर हम बात करें तो लिंजी कॉफी अल्कलाइन कॉफी है। बाहर मार्केट में जो कॉफी मिलती है वो एसिडिक है, तो लिंजी कॉफी जो है अल्कलाइन कॉफी है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का एसिडिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, बहुत सारे लोगों के बॉल मूवमेंट जो है वो सही हो जाते हैं, है ना। उसके साथ में स्पाइरुलिना और मोरेंजी। स्पाइरुलिना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आपकी बॉडी को जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जो अमाइनो एसिड्स है वो आपको इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो मिल जाएंगे। उसके साथ में मोरेंजी जो है वो रिच इन एंजाइम है, तो आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है ये सारी चीजों को भी हेल्प करेगा, प्लस आपकी बॉडी में जो ब्लड है अच्छी क्वालिटी का ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। और स्पाइरुलिना में जो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल का कंपोजिशन और हमारे ब्लड का कंपोजिशन एक जैसे होता है, इस वजह से हमारी बॉडी में इमीडिएटली वो स्पाइरुलिना जो है ब्लड के अंदर कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो एंजाइम थियरी की अगर हम बात करें तो डायबिटीज इज नॉट अ प्रॉब्लम, द फूड इज। अगर हम खाना ही बॉडी में सही नहीं, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतना मीठा खाते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसका एक कैपेसिटी होती है, वो क्या कर रही है, जब हम बोलते हैं ना कि एक होता है सिंपल कार्ब्स शुगर या एक कॉम्प्लेक्स शुगर। तो सिंपल शुगर क्या करती है, जो भी चीज आप देखिए, जो भी चीज आप जब खाते हो तो उसके अंदर टंग में जो आपको इमीडिएटली मीठा लगे वो सिंपल शुगर है, और वो क्या करती है, अगर आप उसको ज्यादा खाओगे तो वो इमीडिएटली आपकी बॉडी के अंदर जो है अब्सॉर्ब हो जाता है, और अब्सॉर्ब होने के बाद में शुगर लेवल्स एकदम तेजी से राइज होते हैं। तो जब शुगर लेवल तेजी से राइज होगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन बनाना स्टार्ट करेगी, और इंसुलिन क्या करेगी, जो है ये आपको इसको मेटाबोलाइज करके आपके लिवर के अंदर जो है जमा करनी स्टार्ट करती है। और जैसे ही आपका बहुत सारा इंसुलिन बनता है, तो बहुत सारा इंसुलिन की वजह से क्या होता है कि आपका शुगर लेवल फिर ड्रॉप हो जाता है। तो जब आपका शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो बॉडी फिर वापस से वो जो है आपके लीवर में जो स्टोर्ड शुगर है उसको बाहर निकालती है, और आपकी बॉडी में शुगर बढ़ते जाता है। तो टाइप 2 में यही हो जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो एक्सेस शुगर आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट में होता है, जिस वजह से बॉडी उसको कोप नहीं कर पाती है। और जो टाइप 1 होता है उसके अंदर आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो आपके पैनक्रियास भी काम नहीं करते हैं। तो डायबिटीज जो प्रॉब्लम है वो पैनक्रियास का एक प्रॉब्लम है, और ये जो है कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव, यानी आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर, यानी आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, है ना। और उसके बाद में फूड प्रॉब्लम, लैक ऑफ एंजाइम्स, तो लैक ऑफ एंजाइम्स और हार्मोन्स ये रिलीज नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें होती है। तो अगर हम ये सारी चीजें उसको अवॉइड करना है तो हमें अच्छा फूड लेना है, न्यूट्रिशनल, हाईली न्यूट्रिशनल फूड अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी जो है, जब न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से जाएगा तो बॉडी, मैंने बताया कि बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, और सेलुलर लेवल पे ये एक्टिविटी स्टार्ट करता है। तो इसलिए जो है आरजीजीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइरुलिना है जो आपको हेल्प करेगा, मोरेंजी, इंडिया में मोरेंजी है, और अभी फिलहाल हमारे पास कॉर्डिसेप्स कॉफी है वो आप यूज कर सकते हो। आप जो अगर कोई और कंट्री में हो तो मोरेंजाइम अगर अवेलेबल है तो मोरेंजाइम यानी मोरेंजी और एंजाइम्स और कॉर्डिपाइन ये आप यूज कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद में ग्रीन थियरी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो डेली ब्लड, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी डेली ब्लड बनाती भी है, और बॉडी जो है डेली ब्लड को डिस्ट्रॉय भी करती है, उसको मारती भी है। तो मारती किस ब्लड को है, जिसका ऑलरेडी पीरियड, देखो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारी जो बॉडी के अंदर एज हो जाते हैं, वो सेल्स, वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो एज हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी खून, जो लाल हमारा जो खून होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो खून लाल दिखता है, वो एक पार्ट है हमारे ब्लड का। तो वो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी को, है ना। और ये रेड ब्लड जो सेल्स है वो मरते क्यों है, क्योंकि उसका एक साइकिल है, और उस साइकिल के अंदर क्या होता है जो है, या तो वो नेचुरली जब उसका वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, या वो डीके होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर वो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो बॉडी खुद इसको डिस्ट्रॉय करती है। हमारे बॉडी का एक सिस्टम है उसको ये करना, और वो कैसे होता है, अब ये साइकिल क्या है, साइकिल ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, वो कैसे होता है। सबसे पहले जो है ये रेड ब्लड सेल जब मरते हैं, है ना, मरते यानी मतलब वो काम नहीं करते हैं, तो वहां पे वो उसको स्प्लीन में भेजा जाता है, और स्प्लीन में उसको डिस्ट्रॉय करके दफना दिया जाता है। तो ये जो है ना रेड ब्लड सेल्स, और फिर उसके बाद में जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स
जो बॉडी के वापस से ब्लड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स रहते हैं वो लिवर की तरफ जाते हैं, उसमें और डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद में फिर ये किडनी की तरफ जाते हैं, तो किडनी है ना एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और वो हार्मोन वो जो है रेड ब्लड सेल की जो है मेकिंग के लिए वो हार्मोन रिलीज होते हैं, और जब ये बोन मैरो की तरफ जाते हैं, है ना, तो ये जो बोन मैरो की तरफ जाता है तो वहां पे ये सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन टू बिकम रेड ब्लड सेल्स। अब हीमोग्लोबिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है मैक्सिमम, और वो हीमोग्लोबिन जो है ना वो हमारे जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जो है सेल्स के अंदर आरबीसी के अंदर वो अटैच करते हैं, और ब्लड के जरिए से वो जाके हर जगह पे जाके वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारे सेल्स के लिए जो है ऑक्सीजन की जरूरत है वो टिश्यूज तक लेके जाते हैं, है ना। तो लंग से जो है वो ऑक्सीजन पुल करते हैं ब्लड, है ना, ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो बॉडी से बाहर जो है हमारे नाक से बाहर आ जाता है। तो ये जो रेड ब्लड सेल इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है उसका जो है काम करने के लिए, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल भी हमें हमारी बॉडी में बनते रहना चाहिए। इसलिए जो स्पाइरुलिना है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा है तो आप बाहर जाके ब्लड बॉटल्स चढ़ाना आपको अच्छा है, कि अगर आप स्पाइरुलिना खाते हो और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में ब्लड बनने लगे, प्लस आपकी बॉडी को फ्रेश ब्लड, आपकी बॉडी को रोजाना अगर फ्रेश ब्लड मिले तो कैसा रहेगा। तो इसलिए आप स्पाइरुलिना, अगर आप एक मान लीजिए अगर आप एक अडल्ट हो तो कम से कम 12 से 15 स्पाइरुलिना अगर आप खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से ये काम करेगा, बहुत आपको न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। बट आप ये मत सोचिए कि ये जो है जो चीजें, देखो जो चीजें नेचुरल होती है ना, ऑर्गेनिक होती है, नेचुरल होती है, वो सारी चीजें हमारी बॉडी किस तरीके से उसको यूज करती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको रख लेती है, जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो बाहर फेंक देती है। बट अगर यही चीज अगर आप केमिकल फॉर्म में आपकी बॉडी में अगर आप डालते हो, तो केमिकल में क्या होता है कि जो बॉडी यूज कर पाती है उसको यूज करती है, बट बाकी जो है वो सेंस नहीं कर पाती, इसलिए वो जमा करना स्टार्ट करती है। तो आपकी बॉडी जो है नेचुरल चीजों को कंज्यूम करना पसंद करती है, बट आज ज्यादातर चीजें केमिकल फॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि आज जो सप्लीमेंट्स बन रहे हैं, मेडिसिन बन रही है, केमिकल फॉर्म में है, इसकी रिक्वायरमेंट है, बट लाइफ लॉन्ग वो सप्लीमेंट्स आपको नुकसान करेंगे। तो जो चीजें आपको लेना है लाइफ लॉन्ग लेना है, अगर आप नेचुरल लेते हो तो आपको फायदा करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज है, व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। यहाँ पे जो स्पाइरुलिना, साबुन तो हम यूज करते ही है, बट उसके अलावा हम गुड फॉर योर स्टमक, मतलब मान लीजिए आप आरजीजीएल अगर यूज करते हो तो आरजीजीएल जो है आप उसका एक फेस पैक बना के भी आप चेहरे पे लगा सकते हो, स्किन पे लगा सकते हो। उसकी जगह पे स्पाइरुलिना को भी अगर आप पानी में क्रश करके मिक्स करके अगर आप उसका भी फेस पैक लगाते हो तो उसका भी बहुत फायदा है। प्लस जो कॉफी है, डीएक्सएन की जो कॉफी हम पीते हैं, वो कॉफी का भी अगर हम फेस पैक बना के लगाते हैं, आजकल कॉफी पैक्स जो है ना बहुत फेमस हो गए। तो डीएक्सएन की जो लिंजी कॉफी है 2 in 1 या 3 in 1, अगर आप स्क्रब करना चाहते हो, ब्लैक हेड्स अगर आपको है तो आप स्क्रब करके वो ब्लैक हेड्स निकाल सकते हो, क्योंकि जो शुगर पार्टिकल्स जो इसमें लिंजी कॉफी 3 in 1 में होते हैं उससे आप स्क्रब का काम कर सकते हो। और जो फाइबर होता है गैनोडर्मा का, जो फाइबर पार्ट होता है वो अगर रहता है तो उससे स्क्रब करके आपकी ब्लैक हेड्स भी निकल सकते हैं। तो ये काफी जो है प्रोडक्ट आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि आपकी स्किन भी एक ऑर्गन है और स्किन को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो अगर आपने चेहरे पे लगाया या आपकी स्किन पे लगाया तो आप उसका इफेक्ट खुद ही देख सकते हो, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इफेक्ट जरूर करेगा, साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट फाइनल में 7 ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स। प्रेग्नेंट वुमेन को इसकी जरूरत क्यों है, स्पाइरुलिना की अगर हम बात करें या डीएक्सएन के प्रोडक्ट की हम बात करें तो इनको जरूरत क्यों है, वो इसलिए जरूरत है क्योंकि बॉडी, देखिए जब एक मदर जो है प्रेग्नेंट होती है ना, प्रेग्नेंट होने के बाद में क्या होता है कि बच्चे को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो खुद ही माँ में से अब्सॉर्ब कर लेता है। तो यानी बार बार जो है माँ को रीलोड करते रहना पड़ेगा, आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। सही न्यूट्रिशन जब आप अपने आप को प्रोवाइड करोगे तो बच्चों को भी जो है
जो आपके पेट में जो बच्चा है उसको भी न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड होगा। बट अगर मान लीजिए आपके अंदर ही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो बच्चे को नूट्रिशन अगर नहीं पहुंचेगा तो वो ग्रोथ के अंदर नुकसान करेगा। हो सकता है बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, हो सकता है बच्चों का डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट बराबर से ना हो। इसीलिए हमें जो है मदर जो है उसको उनको अपना न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब वो अपना न्यूट्रिशन लेते रहेंगे तो बच्चों को भी न्यूट्रिशन सही पहुंचेगा। तो ये तो होगी प्रेग्नेंट वुमेन की बात। तो स्पायरुलिना अगर वो लेते हैं 10 से 15, अगर डेली अगर 12 से 15 स्पायरुलिना अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन लेती है तो काफी अच्छा उनको फायदा करेगा और वही न्यूट्रिशन बच्चों को भी मिलेगा जो बच्चा माँ के पेट में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्फेंट जो बच्चा होता है 5 साल तक बच्चे को जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है। उनके बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, साइज में बढ़ते हैं। इस वजह से जो है बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि प्रोटीन्स हमारे बॉडी का मेजर पार्ट प्ले करता है। तो जब स्पायरुलिना बच्चे को अगर मिलता है तो वो प्रोटीन जो है कंटेंट से इसका डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये हो गया। प्लस जो है बच्चों को इन्फेक्शन से भी बचना है तो अगर कोकोजी मदर्स मिल्क के साथ में जैसे माँ जो है वो थोड़ा सा बच्चे को जो है आरजी या जीएल का पाउडर चटा सकती है या फिर स्पायरुलिना जो है उसको क्रश करके उसका पाउडर थोड़ा थोड़ा चटा सकती है। जैसे ही बच्चा 1-2 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए, 2 साल का भी हो जाएगा उसके पहले भी आप उसको खिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बट आप ध्यान रखें कि बच्चा निगल नहीं सकता है तो आप उसको लिक्विडी फॉर्म में, जिस तरीके से माँ का दूध होता है वैसे ही लिक्विडी फॉर्म में उसको बना के बच्चों को देंगे तो वो निगल पाएगा। इसको जो है थिक नहीं देना है, कड़क नहीं देना है। उसके साथ में जब 2 साल का हो जाता है बच्चा तो फिर कोकोजी आप मिल्क के साथ स्टार्ट कर सकते हो। आप स्पायरुलिना को भी मिल्क के अंदर मिक्स करके दे सकते हो। अगर आप कुछ जो है आप दूध अगर पिलाते हो तो दूध के अंदर स्पायरुलिना को मिक्स करके भी आप उसको पिला सकते हो। तो ये हो गया इन्फेंट्स की बात। उसके बाद आते हैं हम स्कूल चिल्ड्रंस की तरफ। जो स्कूल के जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी आप जब देखिए कि जब बच्चा बड़ा होता है तो किंडरगार्टन में, नर्सरी में जब जाने लगता है तो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो दूसरे बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन बढ़ जाता है तो काफी इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं क्योंकि एक बच्चा बीमार है, उनके माँ बाप ने उनको भेज दिया, वो बच्चे का इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को लगता है। और कुछ कुछ जैसे हैंड फुट माउथ करके जो है ये भी बीमारी है। और जमीन पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना जो है हाथ मुंह में डालते हैं या पैर की उंगलियां मुंह में डालते हैं या कुछ जमीन पे खेल रहे हैं, जैसे कार से खेल रहे हैं या फिर कोई चीजों से खेल रहे हैं, तो वो भी इन्फेक्शन, जमीन से भी कुछ जो है इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जा सकता है ना। तो ये चीजों से बचने के लिए अगर हम उनको स्पायरुलिना डेली अगर देते हैं और कोकोजी अगर हम मिक्स करके देते हैं दूध में डेली, अगर दिन में 2 बार 3 बार बच्चा जब भी दूध पीता है अगर कोकोजी के साथ में चॉकलेट मिल्क जैसा हम बना के बच्चे को दे सकते हैं ताकि इम्यूनिटी बच्चे की स्ट्रांग रहे। प्लस ये एज में उनको ग्रोथ की भी जरूरत है, ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, मेमोरी पावर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हार्ट अच्छा रहना चाहिए क्योंकि भाग दौड़ करना है ना। तो ये सारी चीजों में हेल्प करता है डीएक्सएन का कोकोजी। अगर हम उसके बाद में और डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स और उसमें अगर हम जीएल भी ऐड कर ले तो और ज्यादा बेनिफिट करेगा। उसके साथ में टीनेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो टीनेजर्स जो होते हैं जब वो कॉलेज में जाते हैं तो इनके अंदर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लोगों को फोड़ियां आने लगती है, लड़कों को लड़कियों को जब कम एज से लेकर वो प्यूबर्टी का फेज जो होता है उसके अंदर बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे तोड़फोड़ होने लगते हैं। तो ये इम्बैलेंस है। तो अगर उस टाइम पे ये आरजीजीएल, स्पायरुलिना, कोकोजी या डीएक्सएन की कॉफी अगर ये प्रोडक्ट्स रेगुलरली कंज्यूम करते रहेंगे तो इनका जो फेज है फ्रॉम टीन, है ना, टीनेजर जो है, यानी इनका जो प्यूबर्टी का जो फेज है, ये जो चेंजेस जो बॉडी में होते हैं, प्यूबर्टी जो चेंज होता है वो चेंज प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से जो है बॉडी परफॉर्म करेगी और बॉडी के अंदर ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होगी और बॉडी के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने में ये हेल्प करेंगे। तो टीनेजर्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उस टाइम पे उनको अच्छा दिखना भी है। तो अच्छे दिखने के लिए खाली बोलते ना स्किन
और स्किन डीप यानी अंदर होना चाहिए। तो जब बॉडी को हम अंदर से गैनोडर्मा और ये सारे प्रोडक्ट जब हम अंदर से कंज्यूम करेंगे तो बॉडी के इंटरनल यानी आपका पेट साफ रहेगा, आपके इंटेस्टाइन साफ रहेंगे, आपके लंग्स अच्छा काम करेंगे, आपकी बॉडी का अंदर सारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो आपकी बॉडी जो है उसको अच्छे से हैंडल करेगी। प्लस उसके साथ में डीएक्सएन के और भी जो प्रोडक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो सोप है, डीएक्सएन का जो सोप है, वो सोप भी अगर किसी को आप अप्लाई करने को देते हो तो आपकी जब स्किन क्लियर रहेगी तो उनको दिखना बहुत अच्छा लगता है, उनको दिखना पसंद आता है। तो लड़कों को कॉफी आप दे सकते हो, उसके साथ में आप जो है साबुन दे सकते हो। अगर लड़कियां हैं तो उनको आप कोकोजी जीएल आरजीजीएल दे सकते हो, प्लस उसके साथ सोप आप दे सकते हो। उसी के साथ में ठंडी का क्लाइमेट है तो एलोवेरा लोशन भी आप दे सकते हो। इस तरीके से जो है काफी टीनेजर्स के लिए भी प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो फिफ्थ, मैरिड कपल्स के लिए इसकी क्या जरूरत है, स्पाइरुलिना, आरजीजीएल, मोरेंजी अगर हम इसको देते हैं तो उनका जो फैमिली जो लाइफ, मैरिड लाइफ जो उनकी होती है उसमें परफॉर्मेंस की उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, थकान नहीं होती है, प्लस काफी जो डिजीजेस है वो उसमें वो हेल्प करते हैं ये प्रोडक्ट्स। आप इसको यूज करोगे तो पता चलेगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो है स्टेमिना बिल्ड करने के लिए कॉर्डिसेप्स कॉफी है, प्लस गैनोडर्मा बेस्ड जो हमारी लिंजी कॉफी है वही काफी फायदेमंद है। प्लस अगर मान लीजिए कि अगर स्पाइरुलिना अगर हम किसी को देते हैं तो स्पाइरुलिना से बॉडी के अंदर ब्लड बनता रहेगा, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, और आरजीजीएल से भी उनको एनर्जी मिलती रहेगी। तो जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर आप देखिए कि अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो परफॉर्मेंस या एक्ट में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैरिड कपल्स के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और काफी ऐसे केसेस है जो फिजियोलॉजिकली अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसे कितने ऐसे केसेस है जहां पर ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद लोगों को फायदा मिला है और आज जो है उनकी डिलीवरीज भी हुई है, और कितने ऐसे जो गैनो बेबी पैदा हो चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही आपको इसके बेनिफिट्स समझ में आएंगे। उसके बाद में हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना, इनको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद आता है। इंडिपेंडेंट क्यों रहना है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट रहा है, अपने काम किए हैं, एक्टिव थे, और आज जितना एक्टिव हम है उससे कई गुना ज्यादा प्रीवियस जनरेशन एक्टिव थी। तो उनको घर बैठना, अपना काम नहीं कर पाना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो आरजीजीएल आप उनको दे सकते हो, स्पाइरुलिना दे सकते हो, मोरेंजी दे सकते हो, और उसके अलावा जो है या नोनीजी, इंडिया में नोनीजी के नाम से आप वो दे सकते हो, और कोकोजी उनको दे सकते हो। अगर किसी को शुगर प्रॉब्लम है तो उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करो, आप देखो पहले। और उसके बाद में आप जो है ये डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट कॉर्डिसेप्स कॉफी जो है ये बहुत अच्छा है। ये एंटी डिप्रेसेंट जैसा भी काम करता है कि अगर किसी को डिप्रेशन की शिकायत है कॉर्डिसेप्स कॉफी भी वो पी सकता है। स्टेमिना बिल्ड करना है उसके लिए भी काफी फायदा करता है। और सातवीं जो हमारी कैटेगरी है वो है सिक पीपल, बीमार लोगों को आप इसको दवाई, ये दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आप इसको मेडिसिन बोल के आप बीमारों को दे सकते हो, नहीं। बट आप इस बेसिस पे दे सकते हो कि एक सर्टेन पर्सन को ये प्रॉब्लम था, अगर वो यूज करके अगर वो बाहर आए हैं तो आप भी यूज करिए। ऑन व्हाट बेसिस, वही गैनोथेरेपी, जैसे मैंने बताया कि गैनोथेरेपी में डीएक्सएन के प्रोडक्ट किसी भी बीमारी पे डायरेक्ट काम नहीं करते, किसी भी बीमारी पे काम नहीं करते, ये आपको पहले समझना है। गैनोडर्मा आपकी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं कि बॉडी खुद काम करने लग जाए। यानी आप समझ लीजिए कि इतने सालों से दवाइयां खा के, इतने सालों से हमने अपनी बॉडी को टॉक्सिन्स फीड करके, या हम अपनी बॉडी की अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी को हमने एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे लेकर आ गए हैं जहां पे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काम नहीं कर पा रही है। इम्यूनिटी का अगर एक छोटा एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो मान लीजिए अगर एक बाल, अगर मान लीजिए बाल है या कोई ऐसा पंजेंट मटेरियल है, जैसे मान लीजिए आप मिर्ची अगर मुंह में डाल देते हो और अगर आपको बहुत ज्यादा तीखी मिर्ची है तो आप तुरंत उसको थूक देते हो क्योंकि आपकी बॉडी को मालूम है कि वो आपके लिए सही नहीं है। दूसरा, अगर आप समझो कि आपका इम्यून सिस्टम क्या है, तो अगर आप मान लीजिए कि आप अपनी किचन में जाइए, कोई अगर गर्म बर्तन है, अगर उसको आप हाथ लगाते हो तो तुरंत आपका ब्रेन आपके हाथ को सिग्नल भेजता है और वो इनवॉलंटरीली आप हाथ पीछे खींच लेते हो। तो ये आपका इम्यून सिस्टम है। उसी तरीके से आपका जो बाल है, अगर गलती से आपके जबान पे चला जाता है, टंग पे चला जाता है, तो वो जबान उसको थूक देती है। या फिर अगर कोई पीस, अगर कोई खाने का कोई चीज जो है आपके दांत में फंस जाता है तो बार बार आपकी टंग उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो ये इम्यूनिटी है, इसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ये मान लीजिए अगर
कोई शख्स है जो बहुत पीता है, मतलब उसको अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है, अल्कोहल पीने का प्रॉब्लम है, तो जब आप ज्यादा अल्कोहल या इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, कोई भी चीज से जब आप इंटॉक्सिकेटेड होते हो तो आपका ब्रेन काम नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो नॉर्मल सेंसेस पे नहीं होता है। तो उस टाइम पे आप उसको बाल का गुच्छा भी दे दोगे तो वो निकल लेगा। तो उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी अगर ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रही है, आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है, तो अपने आप आपकी बॉडी जो है अपने आप को सही रख सकती है। तो अगर ये एक्सटर्नली अगर आपकी बॉडी ये सारे फंक्शंस आपको करके दिखा सकती है, तो सोचिए कि आपकी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस कैसे काम करते होंगे। आपकी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ब्रिलियंट मशीन है। अगर आप अपनी बॉडी को काम करने देते हो तो बॉडी को कोई और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बॉडी को अंदर से अच्छा रखना है तो गैनोडर्मा या डीएक्सएन के प्रोडक्ट बॉडी के इंटरनल सिस्टम को एक्टिवेट करता है, अंदर के डॉक्टर को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और जब बॉडी का अंदर का डॉक्टर एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करने लग जाता है, तो खुद ब खुद आपकी बॉडी भी काम करने लग जाती है। तो जब बॉडी आपकी काम करती है तो बीमारी को वो खुद निकाल सकती है। बट यहाँ पर यही मैं बोलूंगा कि ये मेडिसिन नहीं है, तो ये किसी बीमारी पे हम कोई क्लेम नहीं करते, कोई दावा नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको यूज करते रहते हो तो आपकी बॉडी को एक अलग लेवल पे, एक अलग तरीके से आप काम करते हुए देखोगे और आपको अंदर से वो फील होगा। तो हेल्थ जो है ना, ये कोई रिकॉर्ड पे नहीं आता, ये कोई पेपर पे आप हेल्थ को एनालाइज नहीं कर सकते हो। हेल्थ वो चीज है जो आप फील कर सकते हो, अंदर से आप महसूस कर सकते हो। तो इसीलिए डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स जब तक आप इसको कंज्यूम नहीं करोगे, जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट आप यूज करके देखिए और आपको वाकई में इसका फायदा मिलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट, स्कूल चिल्ड्रन, टीनेजर्स, मैरिड कपल्स, सीनियर सिटीजन, सिक पीपल, जो भी कैटेगरी में आप हो या जो भी है, आप अपने हिसाब से डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स, भले चाय हो, कॉफी हो, टूथपेस्ट हो, सोप हो, मसाज ऑयल है ना, हेयर ऑयल है, बाल के गिरने का जिनको प्रॉब्लम है वो हेयर ऑयल, नीले तेल हम यूज करके देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इन फ्यूचर डीएक्सएन में आने वाले हैं। और ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो बहुत खुशी की बात है, आप जरूर इस पेज को लाइक करिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। एंड इन फ्यूचर ऐसे ही और वीडियोस और इंफॉर्मेटिव सेशंस में करता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।